तो लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे फेज शिफ्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इवेनिसेंट फील्ड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग यूज करते थे जब हमारा एक तरीके से रे थ्योरी वाला मॉडल हम यूज करते थे ना, रे थ्योरी अगर हम यूज करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज करने के लिए, तो वहां पर मैंने देखा था कि मैं अपने मोड्स की स्टडी करके अपने वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक वेव की शेप दे करके या वेव इक्वेशन बना करके मैं उसको ये देख सकता हूँ कि मेरा कितना पोर्शन बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है और कितना एक दूसरे मीडियम में प्रोपिगेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ली है, एक वेव इक्वेशन ली है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी गाइड मीडियम में यानी कोर में मेरी वेव है। ठीक है, और ये बोल रहा हूँ मैं कि इट इज अज्यूम दैट द वेव इज ट्रेवलिंग इन दी जेड डायरेक्शन हैविंग अ कंपोनेंट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन बोथ, बिकॉज ये जो वेव है आप देख सकते हो ये वेव कुछ इस डायरेक्शन में है ना। तो इट इज also having a component in the x direction as well as also having a component in the z direction। ठीक है, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट बनेगी। ठीक, तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट भी होगा और ये वाला कंपोनेंट भी होगा। इस डायरेक्शन में z है और उस डायरेक्शन में x है, लेकिन y का कोई कंपोनेंट नहीं है बिकॉज y इस डायरेक्शन में है ना। और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं जब मेरी प्लेनर वेव गाइड है। प्लेनर वेव गाइड का मतलब I can assume it as प्लेनर गाइड। दैट मीन्स मैं अपनी वेव गाइड को कुछ इस शेप में, सर्कुलर शेप में ना लेकर के, ये ना लेकर के मैं अपनी वेव गाइड को कुछ इस शेप में लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के जैसे, है ना। तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी लाइक जो मेरी वेव है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और कीपिंग इन माइंड मुझे ये ध्यान है कि मैं इस एक्सिस, ये जो कोर की इसकी एक्सिस है बिल्कुल सेंटर ऑफ द फाइबर, ठीक है, इस एक्सिस के इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है। मतलब मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए ये चीज़ देखी है कि वेव जो है वो केवल और केवल एक्स और जेड कंपोनेंट ही रखेगी। जेड में ट्रैवल कर रही है और एक्स में वो क्या कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं उसके। ठीक है, अब मैंने ये पढ़ लिया था डेल स्क्वायर ई वेव इक्वेशन, है ना। और उस डेल स्क्वायर ये जो ई है मेरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं एक स्केलर देखता हूँ तो स्केलर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ 2 टाइम्स इन दी एक्स वाई एंड जेड, तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर का स्केलर इक्वेशन है। ठीक, अब मैंने ये देखा कि अगर इस डायरेक्शन में मेरा बीटा है ना, इस डायरेक्शन में अगर मेरा बीटा 1 है, बीटा तो अगर मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं, x डायरेक्शन मतलब ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। तो इस मीडियम, ये मीडियम मेरा 1 है, ये वाला मीडियम मेरा 1 है, और क्लैडिंग वाला मीडियम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा 2 मीडियम है, सेकंड मीडियम है। तो इस कोर वाले मीडियम में, है ना, जो मेरा कंपोनेंट है दैट विल बी cos phi 1। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये क्या होगा, ये cos phi वाला कंपोनेंट होगा किसका, इस वाले का, इस वाली वेव का। सिमिलरली अगर मीडियम 2 की बात करता हूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कंपोनेंट होगा cos phi 2, किसका, इस वाले इक्वेशन का। तो यहाँ पर मैंने बीटा x1 और बीटा x2 की इक्वेशंस डिराइव करी हैं। अब मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए 3 अलग अलग वेव इक्वेशंस मानी है। एक इक्वेशन है मेरी जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा यानी एक मीडियम, एक वेव है जो इंसिडेंट वेव है ना। दूसरी वेव है जो उस दूसरे मीडियम में क्लैडिंग के अंदर चली गई। ठीक है, ये मेरी वेव इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी फॉर इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। एंड दी, और जो इक्वेशन है मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है विद इन द कोर आफ्टर गेटिंग इंटरफेस विद द क्लैडिंग, तो उस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इक्वेशन आ रही है दैट इज सी। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर cos phi दे रखा है, cos phi को लिखूँ, मैं जानता हूँ कि cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बीटा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू n1 स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1। तो इस cos स्क्वायर phi 1 का लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर phi 1, और ऑटोमेटिकली वहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
तो जो साइन स्क्वायर वाला है वो हम देख चुके हैं प्रीवियस इक्वेशन में कि साइन स्क्वायर वाले में हम सिंपल उसको बीटा बोल देते हैं। तो बीटा x1 और बीटा x2 ना होकर के क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, n1 स्क्वायर k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया माइनस जीटा 1 स्क्वायर, और दूसरी क्वेश्चन को मैंने बोल दिया माइनस जीटा 2 स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके थे। अब बाउंड्री कंडीशन की मैंने बात करी थी, और बाउंड्री कंडीशन में मैंने ये बोला था कि a नॉट प्लस c नॉट, यानी बाउंड्री कंडीशन पर जो मेरा मैग्नीट्यूड है उस उन दोनों वेव का, मीडियम 1 और मीडियम 2 का, है ना। अगर मैं ये वेव देखूं, ये मेरी मीडियम 1 में है और ये वाली मीडियम 2 में जा रही है, तो ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो भी इस मीडियम 1 में वेव्स हैं, है ना, वो सारी की सारी वेव मीडियम 2 पर जा रही हैं, लेकिन जा नहीं रही है बाउंड्री पर, वो दोनों इक्वल है ना, बाउंड्री पर वो दोनों इक्वल है। तो इसका इंसिडेंट वेव का ये वाला कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का नेगेटिव, ऑटोमेटिकली दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू ये, है ना। क्योंकि लॉजिकली क्या है, अगर मैं एक वेव इंटरफेस पर टकराने के बाद कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पोर्शन उस दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है कि बाउंड्री पर तो क्या था, बाउंड्री पर ये वाली इक्वेशन और ये वाला जो वेव थी ये दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड्स। तो ऑटोमेटिकली हमने ये बोला कि ये दोनों इक्वेशंस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और उन दोनों इक्वेशन के बराबर होने की वजह से हमने क्या बोला कि दिस a नॉट प्लस c नॉट इक्वल टू b नॉट। ये मेरा a नॉट था, उसका मैग्नीट्यूड है ना, a नॉट e पावर j ओमेगा t माइनस बीटा z, ठीक है, और e पावर माइनस j बीटा 1x। वो न लिखने की बजाय मैं केवल उसका एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि a इक्वल्स टू a नॉट, प्रीवियस इक्वेशन में a इक्वल्स टू a नॉट ये जो था, दिस इज द मैग्नीट्यूड। Similarly, b naught will be the magnitude for equation b for this b reflected wave, and c naught is for the reflected wave, right? तो ये इक्वेशन मैं बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकता हूँ। दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट बाउंड्री या एट इंटरफेस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग। ये मेरा आ जाएगा सीधा सीधा a नॉट प्लस c नॉट इक्वल्स टू b नॉट। अब इक्वेशन आती है इसकी बात, यहाँ पर मैं कर्ल वाली इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। मुझे पता है डेल क्रॉस e कितना होता है। बच्चों आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, अगर कभी नहीं आए तो मुझे तुरंत बता देना, है ना, पता लगा मैं पढ़ाता रहूं और आप लोगों को आवाज ना आए। ठीक, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी होता है। अब डेल क्रॉस क्या होता है? ये होता है ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप, ठीक है ना। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल ओवर डेल टी, एंड दैट इज बेसिकली बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट z डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है z, तो z डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। जब डायरेक्शन b में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा तो डेल b बाई डेल टी, ये बेसिकली इस b वेक्टर को लिख लो आप बी एक्स ए एक्स कैप, है ना, प्लस बी वाई ए वाई कैप प्लस बी जेड ए जेड कैप, है ना। इस बी वेक्टर को हटा दो, ये हो गया। तो इस चीज को पूरा सॉल्व ना करने के बजाय मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ये डेरिवेटिव लूंगा केवल और केवल इसका। क्यों? द वेव विल हैव मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक। तो जेड डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा, तो मैं इस पूरे को सॉल्व ना करने के बजाय मैं क्या करूंगा, डेल बाई डेल टी ऑफ बी जेड सॉल्व करूंगा, ठीक है। और बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू एच। तो डेल बाई डेल टी माइनस का, है ना, म्यू एच जेड लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा माइनस का डेल, माइनस का म्यू टाइम्स डेल ओवर डेल टी ऑफ एच जेड, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लिखेंगे एच, एच फॉर एग्जाम्पल एच इक्वल्स टू, है ना, एच नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड फॉर एग्जाम्पल, है ना।
तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल बाई डेल टी ऑफ एच क्या होगा बताओ? दैट विल बी इक्वल टू एच नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर जे, ई की पावर जे एक्स, यानी ई की पावर जे एक्स सेम ही रहेगा, माइनस बीटा, सॉरी माइनस बीटा जेड, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर जे एक्स का, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? इंटू माइनस, सॉरी माइनस चल रहा था यहाँ पे, ठीक है ना? तो दिस विल बी माइनस का जे ओमेगा, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी 1, है ना? डेल टी बाई डेल टी विल बी 1, दिस विल बी 1, ठीक है, दिस विल बी 1। तो मेरा क्या आ जाएगा? मैं लिख सकता हूँ माइनस जे ओमेगा इंटू एच। क्यों? क्योंकि बाकी सारा पोर्शन, ये चीज़ क्या है? ये तो एच ही है ना? ये तो एच ही है। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ विल बी इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू और एच जेड। मैं इस इक्वेशन से यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया आरएचएस वाला पार्ट। आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद मैं अब कर रहा हूँ लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व, एलएचएस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है ना, ये मैंने निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर बराबर हैं, इधर एक्स और वाई का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब इधर भी एक्स और वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो जब एक्स और वाई का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसको, इस मैट्रिक्स को ए एक्स और ए वाई कैप की तरफ के रिस्पेक्ट में ओपन करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दिस विल बी सिंपली जीरो। बचेगा क्या? मुझे केवल और केवल ए जेड वाला कॉम्पोनेंट ही एक्सपेंड करना है, क्योंकि आरएचएस में केवल एक्स जेड वाला कॉम्पोनेंट यानी जेड डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट ही है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं केवल ए जेड कैप के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। ए जेड कैप क्या होगा? दिस विल बी, ये तो ये लाइन तो ऐसे हो गई है ना, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल ई वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स ओवर डेल वाई। अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो ई फील्ड ली थी, उस ई फील्ड में एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं लिया था, मैंने एक्स वाले कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को क्या बोल दूंगा? इस पोर्शन को बोल दूंगा जीरो, अपने सिंप्लिसिटी के लिए दिस विल बिकम जीरो। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा केवल और केवल ये वाला कंपोनेंट, ठीक। तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा ए जेड कैप इंटू डेल ई वाई ओवर डेल एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड। तो अगर यहां से मुझे एच जेड निकालना हो, तो ये तो हटा ही दें हम, क्योंकि एच जेड ए जेड कैप ये वेक्टर होगा, है ना। मैं केवल मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ, यानी इसको इससे कंपेयर करूंगा, है ना। तो एच जेड विल बी व्हाट? एच जेड विल बी 1 बाई माइनस जे ओमेगा म्यू डेल ई वाई बाई डेल एक्स, और चाहो तो आप इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर मतलब -1, माइनस ए वाला माइनस कैंसिल आउट, है ना, ऊपर बचेगा जे। तो ये हो जाएगा जे डिवाइड बाई ओमेगा, ऐसे रहेगा, और म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल ई वाई बाई डेल एक्स। तो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है शॉर्ट में, ये वाली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके, ये मैंने केवल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन निकाली है, ठीक है। तो मैं इन बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ ए नॉट, बी नॉट और सी नॉट के करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन से, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं सी नॉट और बी नॉट की इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली ये डिराइव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इन टर्म्स ऑफ ए नॉट ही डिराइव करी है मैंने, ठीक है। तो ए नॉट मैंने कॉमन ले लिया, और ये जो चीज़ बची, इसको मैंने बोला ये जो है मेरा, ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा गामा आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, गामा आर मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ बी नॉट की, तो बी नॉट मेरा क्या था? बी नॉट था मेरा ये वाली वेव, जो मेरी दूसरे मीडियम में क्लैडिंग के अंदर प्रोपेगेट हुई थी, है ना। तो उसको मैंने सॉल्व करा, तो ये मेरा क्या आ गया? दिस विल बी ए नॉट इंटू गामा ई टी, दैट गामा या आर बोल दो इसको, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, या गामा बोल दो, जो भी मन कर रहे हैं, ठीक है। इट्स बेटर टू राइट गामा बिकॉज गामा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में गामा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये T दैट इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ये R मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था और ये मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो ये जो चीज है ना, ये 2 बीटा x1 डिवाइड बाई बीटा x1 प्लस बीटा x2, ये मेरा क्या है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और ये जो चीज थी बीटा x1 माइनस बीटा x2 डिवाइड बाई बीटा x1 प्लस बीटा x2, ये क्या था, ये मेरा था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं C0 डिवाइड बाई A0 देखूं तो C0 पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, A0 वेव आ रही थी, है ना। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड पार्ट था डिवाइड बाई जो A0 था, ये मेरी इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था, इंसिडेंट पार्ट था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने बोला रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और अगर मैं C0 डिवाइड बाई B0 डिवाइड बाई A0 निकाल दूं, है ना, तो B0 क्या था, B0 था मेरा ट्रांसमिटेड पार्ट, कौन सा पोर्शन ट्रांसमिट हो गया दूसरे मीडियम में, ठीक है, दिस विल बी ट्रांसमिटेड पार्ट। बच्चों सुनाई आ रही है ना आप लोगों को, दिख रहा है, डिवाइड बाई इंसिडेंट पार्ट। जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। सभी लोगों को ठीक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गया। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो मैं इसको C0 को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये देखो और ध्यान से देखो कि यहाँ पर इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट है ना। तो जब इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x प्लस जे वाई को r एंगल थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर r है मैग्नीट्यूड और थीटा है एंगल, ठीक है। तो tan इनवर्स y बाई x विल बी थीटा, है ना, और r विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, मैंने इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके एंगल निकाल लिया। तो मेरा मैग्नीट्यूड आया A0 और एंगल आया डेल्टा ई, 2 डेल्टा ई। 2 डेल्टा ई क्या है, दिस डेल्टा ई इज बेसिकली जीटा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेम, यही पूरा सेम काम मैं करूंगा किसके लिए, टी एम मोड के लिए। और टी एम मोड में भी मैं वही सेम बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगा। तो C0 को इन टर्म्स ऑफ A0 और B0 को इन टर्म्स ऑफ A0 डिराइव कर लूंगा और फिर इस इक्वेशन से मैं थीटा एच डेल्टा एच निकालूंगा। ये एच क्या है, मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए एंगल है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे मेरे पास, tan डेल्टा एच सिमिलरली tan डेल्टा ई। ये टी एम मोड के लिए था, वो टी ई मोड के लिए होगा, ठीक है। और ये जो बी है दैट इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये ट्रांसमिटेड पार्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करने के बाद मैंने ये देखा कि कुछ पोर्शन, ये जो बी है, ये कुछ पोर्शन है ए का, ए यानी इंसिडेंट वेव का, जो कि मीडियम 2 यानी क्लैडिंग के अंदर यहाँ पर चला गया, ठीक है, क्लैडिंग के अंदर चला गया, पेनिट्रेट कर गया क्लैडिंग को, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन इसके अंदर ट्रैवल कर गया, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इवेनेसेंट फील्ड। इवेनेसेंट फील्ड मतलब जो फील्ड क्लैडिंग के अंदर चली गई, जो पेनिट्रेट कर गई दूसरे मीडियम के अंदर बियॉन्ड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन प्लेन था मेरा, ये वाला कोर क्लैडिंग इंटरफेस। इस रिफ्लेक्शन प्लेन से कुछ वेव मेरी पेनिट्रेट कर गई मीडियम 2 यानी क्लैडिंग के अंदर। इन द लोअर इंडेक्स, ऑब्वियसली लोअर इंडेक्स मीडियम है मेरा क्लैडिंग, है ना। ये इंडिकेट क्या करती है, दैट इंडिकेट्स द ऑप्टिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इनटू द क्लैडिंग। ये मेरी कुछ ऑप्टिकल एनर्जी जो है ये क्लैडिंग के अंदर ट्रांसमिट कर गई, ये चीज को डिनोट करती है इवेनेसेंट फील्ड। ये बताओ जल्दी से क्लियर हुआ? थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है, लेकिन ये बेसिकली इवेनेसेंट फील्ड का डेरिवेशन नहीं आता। आपको बाउंड्री कंडीशंस के फंडामेंटल पता हो और आपको ये पता हो कि इवेनेसेंट फील्ड होती क्या है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे हम इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर मैं रे थ्योरी की बात करता हूँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कोई भी वेव मतलब आगे मीडियम दूसरे क्लैडिंग मीडियम में प्रोपेगेट नहीं हो रही है ना, कि सारी की सारी वेव कोर के अंदर ही है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद मैं ये देख सकता हूँ कि देयर इज सम पार्ट, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, बट देयर इज सम पार्ट
that is being actually transmitted into the cladding medium, and that is why we are interested in calculating the expression of the evanescent field. How much part of the incident field is getting transmitted into the cladding, है ना, which is basically not required for the proper or lossless communication between the through the optical fiber, but this is something which we cannot exactly nullify. We cannot minimize it to zero. There is some part definitely that has to be calculated. ये क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, फिर हम इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार आता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं. जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? इवेनेसेंट फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने का तरीका और इवेनेसेंट फील्ड होती क्या है बेसिकली. गाइस जल्दी से बताओ. यस सर. बाकी लोग? बाकी लोग? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. नाउ मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स हैं क्या, है ना. ये इवेनेसेंट फील्ड के ऊपर ही है कि पेनिट्रेशन, अगर मुझे अपनी एनर्जी का, ऑप्टिकल एनर्जी का पेनिट्रेशन बचाना है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. ठीक है. तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिससे कि लाइट क्या कहते हैं ट्रैवल करे. ठीक है. और वो वेव का एंगल डिपेंड करेगा कि वो कितने एंगल पर है जिससे कि मेरी वेव रिफ्लेक्ट हो जाए रे थ्योरी के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो. ठीक है. क्लैडिंग जो है वो होनी चाहिए मेरी एक सॉलिड मटेरियल, ऐसा ना हो कि वो लिक्विड हो, ताकि लिक्विड अगर कहीं भी धोखे से उस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है, इधर उधर हिल रहा है, तो उसकी वजह से देयर इज सम पार्ट दैट इज रिफ्लेक्टेड. तो वो सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, हार्ड मटेरियल होना चाहिए, जिससे कि अगर वो स्ट्रक्चर हिले तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिले, ना कि वो इंटरनली हिल करके, है ना, वो कहीं ना कहीं पर वेव को किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे. ठीक. तीसरी चीज़ है कि क्लैडिंग की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो इवेनेसेंट फील्ड है वो सारी पेनिट्रेट करके बाहर चली जाए, है ना. देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, अगर इवेनेसेंट फील्ड यहाँ तक प्रोपेगेट हो रही है तो ऐसा ना हो कि मैं क्लैडिंग केवल इतना सा ही रखूँ, है ना, या इतना सा रखूँ. अगर मैंने क्लैडिंग इतना रखा, इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकल एनर्जी इज गेटिंग आउटसाइड. अगर वो क्लैडिंग के अंदर है, देयर में भी चांसेस कि वो कुछ पोर्शन आफ्टर सम टाइम गेटिंग रिफ्लेक्ट बैक. लेकिन अगर वो बाहर चला गया, लॉस हो गया, मीडियम से बाहर चला गया, तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो चांस कि वो वापस आ पाए. इसीलिए मुझे क्लैडिंग की थिकनेस इतनी रखनी पड़ेगी, सफिशिएंट, दिस मस्ट बी सफिशिएंट टू अलाउ द इवेनेसेंट फील्ड टू डीके टू अ वैल्यू, लो वैल्यू. ठीक है. ज़्यादा नहीं कि वो पूरी की पूरी लो हो जाए, पेनिट्रेट कर जाए मेरे ऑप्टिकल फाइबर के केबल को बाहर की तरफ से. ठीक है. वो रिलीज ना हो एनवायरनमेंट में. इट शुड रिमेन इन दी क्लैडिंग मटेरियल ओनली. ठीक है. ये पॉइंट्स आप लिख लेना. ये पॉइंट्स आपके सीनियर जो बुक है आपकी, मैंने आपको PDF उसकी शेयर कर भी रखी है, आप वहाँ से पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. मेन पॉइंट मैंने आपको तीनों का जो सार था वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछे जाता है कि गूज हेंशन शिफ्ट क्या होता है. लॉजिकली अगर हम देखें तो जब एक लाइट एक मटेरियल पर पड़ रही है, इंटरफेस पर पड़ रही है, ये इंटरफेस पर पड़ रही है, तो इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है उस पॉइंट से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए विद इन द कोर. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ठीक है. ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज अ फिनोमेना बिहाइंड दिस. दैट फिनोमेना इज नोन एज गूज हेंशन शिफ्ट या हेंशन इफेक्ट. ये एक क्लासिकल ऑप्टिक का फिनोमेना है जिसमें कि लाइट बीम जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है आगे की तरफ, स्पेस में आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है. तो लॉजिकली इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट it seems to be reflecting from this particular surface that is spatially space में differently spatially ahead पॉइंट है जो कि मेरा ऑप्टिकल फाइबर में मुझे लगेगा कि वो एक्चुअली यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई लग रही है. ठीक है. Although the wavelength will be very small, that is why we cannot exactly see the distance between these two point of reflection or point which is similar to a reflection point.
ये दोनों बहुत बहुत कम डिस्टेंस में होंगे, बट देयर इज सम डिफरेंस। आप यहाँ देख सकते हो इस इमेज में एक एनिमेटेड इमेज है, मैंने इस एनिमेटेड इमेज को इंक्लूड करके आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ सरफेस था, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था, है ना। यहाँ से मेरी लाइट वेव एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट की बहुत सारी वेव्स मेरी इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा, विजिबल है ये एनिमेटेड इमेज? यस सर, तो आप देख सकते हो अगर मैं इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद इट शुड कम लाइक दिस, बट द वेव इज नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वेव रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ आ रही है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि मेरी वेव का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ से ना होने की बजाय कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को अपने क्लैडिंग मीडियम के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो यहाँ ना होने की बजाय कहाँ है, यहाँ है। तो इतना पोर्शन मेरा वेव का पेनिट्रेट करा क्लैडिंग के अंदर, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि अगर वो थोड़ा सा और क्लैडिंग मटेरियल मैं इतना बना लूँ तो मुझे लगेगा कि मेरी काफ़ी सारी एनर्जी चली गई, क्योंकि वो उधर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो लेटरली शिफ्ट हो रही है मेरी लाइट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंड इट इज reflecting from this particular, it seemed to be reflecting from this particular point rather than from this particular point, and that is why we say कि ये जो लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो रही है ये स्पेटियली शिफ्टेड है अपने पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। द इंटरफेस हैज टू बी बिटवीन द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ऑब्वियसली अलग अलग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के होने चाहिए। तो अगर ये मटेरियल है मेरा N1 तो ऑटोमेटिकली ये मेरा N2 है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव करना चाहता हूँ तो भी ऑटोमेटिकली मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है। तो गूज सर ये शिफ्टिंग जो हो रही है वेव की वजह से हो रही है या फिर ये उसकी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से होती है? किसकी वजह से हो रही है, क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं आपका, दोबारा बोलना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग वेव नेचर की वजह से हो रही है, वेव के हाँ, उस लाइट के? ऑब्वियसली वेव नेचर की वजह से हो रही है। तो देखो नेचर कुछ भी हो सकता है, मतलब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये तो हमें उस चीज़ को स्टडी करने का तरीका है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं अब एक टॉपिक को स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे पास एक थ्योरी है वेव थ्योरी, एक थ्योरी है रे थ्योरी, तो जिस भी तरीके से मेरे को उस चीज़ से समझने में आसानी होगी तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। लॉजिकली है क्या, इस चीज़ को एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा फिनोमेना होगा जिस फिनोमेना की वजह से वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज स्पेटियली शिफ्टेड, क्योंकि ये रे थ्योरी में भी एप्लीकेबल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी एप्लीकेबल है, ठीक। लॉजिकली ये रे थ्योरी में ही होना चाहिए, क्योंकि रे थ्योरी में ही एक्चुअल में मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लैडिंग में पेनिट्रेटेड दिखा सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लेटर शिफ्ट कैसे दिखाऊंगा। बट अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर भी दो वेव का क्या कह सकते हैं, पाथ डिफरेंस देखूं तो वो पाथ डिफरेंस वही आएगा जो इस रे थ्योरी के अंदर पेनिट्रेटेड वेव का आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से भी कंपनसेट किया जा सकता है, ठीक है। तो लॉजिकली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इंसिडेंट वेव आइडियली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अपने उस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से, लेकिन वो हमें थोड़ी सी शिफ्टेड वर्जन के साथ रिफ्लेक्ट होती हुई लगती है, दैट इज बेसिकली दी हेंशन शिफ्ट, गूज हेंशन शिफ्ट, ठीक है। तो ये आप इस वाले फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ से लॉजिकली इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस। और आप इस वाले फिगर में देख सकते हो ये जो मेरी इंटरफेस थी, है ना, ये जो इंटरफेस था ये ब्लैक लाइन लास्ट वाली, ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया रेड लाइन से, तो उसके बाहर आप देख सकते हो इट इज लेटरली स्प्रेड, द लाइट इज लेटरली स्प्रेड इन द क्लैडिंग मीडियम। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो ये जो रेड रेड के ये दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन दिख रहा है, ये यस सर, ये पोर्शन जो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा ब्लर्ड तरीके से पोर्शन है लाइट का, तो ये ब्लर्ड नहीं है, ये इंटेंशनली दिखाया गया है। इस ब्लर्ड से आपको ये पता लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैडिंग के अंदर पेनिट्रेट कर रही है और मेरी वेव इस जगह पर पूरी मतलब स्प्रेड आउट हो गई, तो रिफ्लेक्ट मुझे यहाँ से ना होने की बजाय वो यहाँ से प्रतीत हो रही है, यहाँ से लग रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है ना। या अगर वेव का इनकमिंग इधर की तरफ है क्योंकि इंसिडेंट लाइट आपने इधर दिखा रखी है, ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग आउट फ्रॉम this side rather than at this particular point it is
कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे है मतलब ये इधर की तरफ से आ रही है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन इधर होना चाहिए था, लेकिन वो इधर ना हो करके वो कहाँ है, वो यहाँ है, थोड़ा सा लेटरली शिफ्टेड वर्जन है। दिस इज नोन एज गूज हेंशन शिफ्ट। क्लियर हो गया? यही आता है इसके बारे में, और कुछ नहीं आता। थीटा अभी भी वही रहेगा, रिफ्लेक्शन एंगल थीटा अभी भी यही रहेगा। अगर मैं पॉइंट ऑफ नॉर्मल से देखूं तो नॉर्मल से अभी भी थीटा ही रहेगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, बट दिस डिस्टेंस इज द स्पेटियल शिफ्ट, ठीक है, स्पेशल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट बोल दो, स्पेटियल शिफ्ट बोल दो। वेव एक्चुअल में इतना पाथ ज्यादा ट्रेवल कर, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप सुनते रहते हो तो मुझे बीच बीच में बोलते रहा करो कि हाँ ये चीज़ क्लियर है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा रोक करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं सिलेंड्रिकल फाइबर। ये जितनी भी मैंने स्टडी करी, ये मैंने स्टडी करी प्लेनर वेव गाइड, यानी एक प्लेनर रेक्टेंगुलर टाइप का मैंने ऑप्टिकल फाइबर। बट लॉजिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रेक्टेंगुलर बनाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उतने छोटे डायमेंशन में मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर को बनाऊंगा तो टिपिकल पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैं अगर सिलेंड्रिकल फाइबर ले लूँ तो सिलेंड्रिकल फाइबर में अगर मैं अपने वेव को ऑप्टिकल फाइबर के सिलेंडर के सेंटर पर इमर्ज करूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से चाहे कोई भी डिस्टेंस हो वेव की, वो सेम ही रहेगी, तो सेम डिस्टेंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस फाइबर के सेंटर पर ऑप्टिकल सोर्स रखूँ, जिससे कि द वेव्स will follow same amount of path from the reflection for total internal reflection, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिलेंड्रिकल फाइबर को यूज करता हूँ। अब सिलेंड्रिकल फाइबर के अंदर में भी कई सारे मोड्स हो सकते हैं। तो एक मोड है ऑटोमेटिकली ये TE मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, यहाँ पर हम बोलते हैं कि EZ मेरा पोर्शन 0 है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरा HZ वाला पोर्शन 0 है ना। आपने ध्यान से देखा होगा जब मैंने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए डिराइव करा था इक्वेशन, तो मैंने HZ वाला पोर्शन निकाला था, और जब मैं TM के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं EZ वाला निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में E वाला पोर्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है 0, मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है 0, ठीक है। तो मैं E कॉम्पोनेंट निकालूंगा M में, और M कॉम्पोनेंट निकालूंगा या H कॉम्पोनेंट निकालूंगा, मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट निकालूंगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये हम ये देख भी चुके हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये कोर है और उसके बाद ये क्लैडिंग है, तो वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज अज्यूम टू बी कोर इंटरनल पार्ट, और आउटर पार्ट इज अज्यूम टू बी क्लैडिंग। इसके लिए ईटा नहीं एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके लिए N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात सारी सेम ही है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर अगर सिलेंडर नेचर का लेता हूँ मैं, तो उसमें मेरे पास दो इंटीजर मेरे को चाहिए, जिससे कि मैं उस सिलेंड्रिकल वेव गाइड के सिलेंड्रिकल फाइबर के मोड्स को स्पेसिफाई कर पाऊँ। और ये जो दो इंटीजर्स हैं, दीज आर L and M, ठीक है, आर नेसेसरी टू इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई दी मोड्स। यानी अगर मैं मोड को स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो मुझे दो इंटीजर्स L और M की रिक्वायरमेंट होगी। सिंगल इंटीजर से मैं केवल प्लेनर वेव गाइड के लिए ही मोड्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिलेंड्रिकल वेव गाइड के जो मोड्स हैं उनको हम TEM या TMM ना बोल करके TELM या TMLM मोड्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो इंटीजर है मेरे पास L और M। ये सारे के सारे सिलेंड्रिकल वेव गाइड्स के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में और एक इमेज की फॉर्म में कि बेसिकली मोड से मतलब क्या है। देखो अभी फिलहाल के लिए टेबल जो है ना, इसको भूल जाओ, इस टेबल को फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए। आप इसको देखो, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा LP01 यानी लीनियरली पोलराइज्ड 01 मोड है ना, जिसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक 11 मोड भी बोलते हैं, उस मोड में मैं ये बोलता हूं कि दी ऑप्टिकल एनर्जी इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो उस पूरे ऑप्टिकल फाइबर में सब जगह ऑप्टिकल एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं ऑप्टिकल एनर्जी निकाल सकता हूँ। ये ऑप्टिकल एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये दिखाने की कोशिश करी है
दिस, ये कंप्लीट ब्लैक इंडिकेट्स दैट ऑप्टिकल एनर्जी इज अवेलेबल एवरीवेयर। एंड आपको इस एरो की वजह से ये देख सकते हो कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर में वेव्स आर ट्रांसफर्ड in the straightward manner. They are not reflecting back from the surface. They are not reflecting from the core cladding surface. They are propagating within the optical fiber parallelly to the core axis. ये core axis है इसका straight line, तो उस core axis में without any reflection they are penetrating, they are propagating, they are traveling. Now अगर मैं linearly polarized mode 1-1 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास तीन अलग अलग टाइप के मोड हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में इसको बोलते हैं TE01 मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में दिस इज नोन टू बी TM01 मोड, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक 2-1 मोड भी बोला जाता है। इसमें भी हम LP11 मोड बोलते हैं। ठीक है, लॉजिकली अगर आप इसको देखो तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, द वेव आर ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिटिंग everywhere within the core and they are reflecting, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी फ्रॉम दी दिस एक्सिस, इस एक्सिस, इस के बीच में, ऑप्टिकल फाइबर को बीच में डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पर भी पूरी एनर्जी है, यहाँ पर भी पूरी एनर्जी है, बट इसके बिल्कुल सेंटर पर कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि कई सारी वेव मिला करके सारे फेज फ्रंट्स यहाँ पर नलीफाई होते जा रहे हैं, तो सेंटर पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा ऑलमोस्ट। अगर मैं सेंटर पर अपना ऑप्टिकल डिटेक्टर लगाऊंगा, यहाँ पर मैं रिसीव करूंगा वेव को, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। द वेव्स आर रिसीव्ड एट द अपर हाफ और द लोअर हाफ ऑफ द पोर्शन। अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर को मैं इस डायरेक्शन में लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में काट दूं, है ना, तो ये हो जाता है हाइब्रिड, सॉरी मैग्नेटिक मोड, TM मोड, है ना। यानी वेव आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस एंड दे आर हैविंग द पोर्शन ऑफ द एनर्जी in this direction, they are not having any portion in this direction. इस डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी नहीं होगी। ये सारी एनर्जी कहाँ होगी, इसके लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में होगी। यही सेम HE21 वाला मोड भी है, उसमें भी लगभग यही सेम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट रहता है। सेंटर पर कोई एनर्जी नहीं है और इधर साइड में और इधर साइड में एनर्जी है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मोड्स बढ़ाता जाऊंगा, है ना, LP21 लीनियरली पोलराइज्ड 2-1 मोड, EH11 या HE31 मोड बोलते हैं इसको। तो ऐसे केस में मेरे को कई सारे पोर्शन ऐसे मिलेंगे जहां पर मैं वेव, मेरी कोई भी एनर्जी नहीं है, वेव की कोई भी एनर्जी नहीं है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो इस पोर्शन में, ये रेड वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कोई एनर्जी नहीं है, इस पोर्शन में कोई एनर्जी नहीं है, इस पोर्शन में भी कोई एनर्जी नहीं है, और इत्तेफाक से उस पूरे फाइबर की एक्सिस पे भी, सेंटर पॉइंट पे भी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली द सेम इज एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस HE31 एज वेल। यहाँ पर भी सेंटर पर और इन पॉइंट्स पर कोई एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी मुझे नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई सारे मोड्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मोड्स अवेलेबल हैं, और उनकी स्टडी हम करेंगे 1 बाय 1, है ना। LP को हम लीनियरली पोलराइज्ड मोड बोलते हैं, और LP01 को हम हाइब्रिड या TE ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स में कन्वर्ट या रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली जितने भी लो ऑर्डर मोड्स होंगे वो एग्जैक्टली लीनियरली पोलराइज्ड मोड इसके बराबर होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं मोड्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा लीनियरली पोलराइज्ड का एग्जैक्ट मैच नहीं होगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड से। ठीक है, दिस HE इज बेसिकली ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके अंदर है। तो ट्रांसवर्स TE, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, TEM मोड बोले जाएंगे। क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि अगर मैं मोड आइडेंटिफाई करता हूँ तो मोड से मुझे ये पता लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर के किस पर्टिकुलर पोर्शन में मेरी एनर्जी नहीं है या एनर्जी है ना। तो अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट मोड देखूं तो सबसे सिंपलेस्ट मोड ये है जब मैं ऑप्टिकल फाइबर में LP01 लीनियरली पोलराइज्ड 01 मोड लेता हूं या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड 11 लेता हूं। ऐसे केस में मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूरी की पूरी एनर्जी अवेलेबल है, इस ऑप्टिकल फाइबर में हर पोर्शन में अवेलेबल एनर्जी अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं, तो ऐसे केस में आई कैन यूज डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स अवेलेबल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने इस फिगर के फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? फिर हम आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेसिकली मोड का कॉन्सेप्ट क्या है? इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जैसे मैंने
पिछले वाले पोर्शन में अभी आपको इवेल्यूएशन फील्ड दिखाई थी, वो सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पर भी डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी अलग लगेगी, है ना, डेल स्क्वायर शाई डिवाइड बाई डेल आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल वेव गाइड है। तो सिलेंड्रिकल वेव गाइड के लिए जो मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होंगे, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर शाई हैविंग सम डिफरेंट एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर रो फाई और जेड, रो या बोल दो या आर बोल दो, है ना, तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आर लिखा है, तो दिस आर या फाई एंगल और जेड मतलब उस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेड होंगे। तो ये जो डेल स्क्वायर शाई की इक्वेशन है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। इस इक्वेशन को यूज करके आपको वो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे हमने क्या सॉल्व करा था? लास्ट टाइम पे हमने डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर ये शो करा था, है ना, इसको सॉल्व करा था। लेकिन अब ऐसे ना सॉल्व करने की बजाय मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आर फाई और जेड वाले कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, जो चीज़ है वो ये भी है कि ऑटोमेटिकली N2 का जो मीडियम है वो N2 थोड़ा कम होना चाहिए, कि अगर कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली बीटा इस वाले केस के लिए कम होगा, ज़्यादा होगा, और इस वाले केस के लिए सॉरी इस वाले केस के लिए कम होगा, ये वाले केस के लिए कम होगा बीटा, और इस वाले केस के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि N1 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, कोर के लिए क्लैडिंग के लिए कम है। ठीक है, N2 जो है वो फाइबर की क्लैडिंग का वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 वही सेम चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी कोर या गाइड। ठीक है, बीटा मेरा प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और इसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन आएगा कुछ इस फॉर्म में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी पता होना चाहिए। दिस इज कॉस एल फाई डिवाइड बाई साइन एल फाई, ठीक है, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, या अगर मैं रियल पार्ट देखूँ इसका तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और टी आर दैट इज रेडियली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या रेडियली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप इस इक्वेशन से इसको आगे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वी, एंड दैट कैपिटल वी इज नथिंग बट इट कैन सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड। हाँ बताओ, कुछ पूछना है? नहीं यस सर, समझ में आ गया। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना, नहीं तो मैं आपको ये पीपीटी सारी आपको यूनिट खत्म होने के बाद या अभी एक आध दिन में मैं समझता हूँ शायद कल हमारा क्या कहते हैं ये यूनिट खत्म हो जाएगी, कल और परसों में भी। ठीक है, 2 दिन में तो हम इसको पूरी फिनिश करके मैं आपको पूरी पीपीटी आपको बना करके भेज दूंगा, आप उसको आराम से नोट्स के फॉर्म में देख लेना। और लेक्चर सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ लेक्चर शुरू वाले नहीं है, तो वो आप जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अगर आपको कहीं से लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन दोबारा देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं वी, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और इसको हम Na और अपर्चर की अपर्चर यानी जो मेरा कोर फाइबर का जो क्या कह सकते हैं एक तरीके से डायमीटर है, वो रेडियस है वो, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस V इक्वल्स टू द नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू KA अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं तो K को तो हम यूजुअली क्या लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो K इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। अगर मुझे K नहीं पता है, लैम्डा पता है, तो यू कैन रिप्रेजेंट 2 पाई बाई लैम्डा। A मेरी डायमीटर है कोर की, ठीक, और जो मेरा Na है, ये Na क्या है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन और एज वेल एज इन दिस फॉर्म एज वेल। और अगर मुझे डायमीटर तो पता ही है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, N1 और N2 इंडिविजुअली नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि N1 कितना है और उन दोनों N1 और N2 के बीच का डेल्टा यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो मैं उसकी टर्म में भी अपने इस एक्सप्रेशन को नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को V को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को ये डायमेंशनलेस है ना, डायमेंशनलेस है,
और इसको हम वी नंबर भी बोलते हैं। ये मुझे ये बताता है कि मेरे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोड्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोड्स ट्रैवल कर रहे हैं वो मुझे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, ये क्लियर है? आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, V इक्वल्स टू K इंटू A। K इज दी प्रोपेगेशन कांस्टेंट, A प्रोपेगेशन वेक्टर बोल दो, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोल दो, A इज दी डायमीटर, कोर की डायमीटर है ना, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया Na, इसको हम Na बोलते हैं। और अगर मुझे Na नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं KANA, ये भी लिख सकते हैं। और अगर ये नहीं पता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? KAN1 2 डेल्टा की पावर 2 डेल्टा का अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन है ये मेरे किसके हैं? V के हैं, है ना। और अगर मैं K इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा लगा दूं तो ऑटोमेटिकली, अगर मुझे K नहीं पता है तो मुझे लैम्डा पता है, ये लैम्डा पता है ऑपरेटिंग वेवलेंथ, तो ऑटोमेटिकली इस K की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इससे, और यहाँ पर ये चीज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोर रेडियस A और रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑपरेटिंग वेवलेंथ लैम्डा मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर के उस ऑप्टिकल फाइबर उस करस्पॉन्डिंग के पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ मोड्स ये कितनी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, वो मुझे निकालना हो तो मैं विद द हेल्प ऑफ V नंबर आई कैन इजीली फाइंड। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम इज ऑलमोस्ट डन। ओके, मैं चलो न्यूमेरिकल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये और बता देता हूँ मोड कपलिंग। बेसिकली अगर कोई भी पोर्शन ऐसा हुआ जिस पोर्शन में मेरे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी हुई, कोई भी क्या कहते हैं, कहीं पे भी अगर सपोज उसकी बेंडिंग हो गई है ना, या कोई भी डिस्टॉर्शन अगर मेरे को कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मिला, और ऐसे केस में जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं हुआ, ऐसे केस में होगा क्या कि उस इरेगुलरिटी की वजह से देयर मे बी सम टाइम्स कि मैंने मोड दिया था कुछ कि मेरा मोड सपोज LP01 में ट्रैवल करे, और ड्यू टू इरेगुलरिटीज या ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द फाइबर मेरा आउटपुट पर मोड चेंज हो गया, आउटपुट पर मोड चेंज हो गया मेरा HE11 फॉर एग्जांपल, है ना। तो आप इस फिगर में देखो, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैंने सोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन का, है ना, चाहे कहीं पे भी लगा लूँ, यहाँ पर लगा लूँ चाहे यहाँ पर लगा लूँ, मेरी वेव उतनी ही रिसीव होगी, है ना, उतनी ही एनर्जी रिसीव होगी। लेकिन जब मैं पहुंचा आउटपुट पर तो पता लगा कि मेरे को वेव मिली ये वाली, और मैंने सोर्स लगा रखा था यहाँ पे, पता लगा कि इस पोर्शन में तो मेरे को मिल ही नहीं रहा, कुछ पावर ही नहीं मिल रही। ठीक है, पावर का लॉस हो गया, जबकि लॉस हुआ नहीं है, वो मोड चेंज हो गया। तो अगर ऐसा मोड चेंज मेरा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है उसको बोलते हैं मोड कपलिंग। बेसिकली मोड कपलिंग किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से भी हो सकती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, या अगर ऑप्टिकल फाइबर बैंड होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर अगर बैंड होता है तो उस बेंडिंग की वजह से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग की वजह से भी सपोज यहाँ पर मैंने कम एंगल से दिया और आगे जाकर के मैंने उसको थोड़ा ऐसे कर दिया, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर अगर वेव रिफ्लेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंगल है कम और यहाँ पर एंगल है ज़्यादा, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अलग अलग होंगे। तो जब θ1 और θ2 दोनों अलग अलग हैं, θi और θ8 दोनों अलग अलग हैं, ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं मोड प्रोपेगेट कर रहा था कुछ और मेरे को एट द एंड रिसीवर साइड पर मोड मिलेगा कुछ। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस, पर्टर्बेशन, मिसमैच या इरेगुलरिटी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर या बेंडिंग मिलती है तो वो मेरे मोड कपलिंग को जनरेट करती है। आउटपुट मेरा मोड कपल हो जाता है, किसी और फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो कि उन दोनों ही केस में जो वेव है वो एक्सिस को मेंटेन नहीं कर पा रही, सेम एंगल को, एक्सिस से सेम एंगल को मेंटेन नहीं कर पा रही, है ना। इस वाले फिगर में देख लो, ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है, इस वाले में ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है ना, ये दोनों ही एंगल्स अलग अलग हैं। तो एक्सिस से सेम एंगल मेंटेन नहीं कर पा रहे, यही रीजन है कि वो मोड चेंज हो रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली मोड्स एक्चुअली प्रोपेगेट नहीं होते, लेकिन हमें एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है। बेसिकली लार्ज एनर्जी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर हो जा रही है थ्रू आउट द लेंथ इन द एडजेसेंट मोड्स में, जो कि एक्चुअल में किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे वो इरेगुलरिटी हो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, चाहे वो बेंडिंग हो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है,
ऑप्टिकल फाइबर की सराउंडिंग्स की वजह से भी अगर बेंडिंग होती है फॉर एग्जांपल, है ना, मैंने ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा रखा है दो पोल्स के बीच और ड्यू टू इट्स वेट इट इज गेटिंग बेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीधा रहे लेकिन वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा हो रहा है कहीं ना कहीं पोर्शन पे, या जिस पॉइंट पर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही उसकी कुछ बेंडिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग की वजह से या खुद मैन मेड रीजन की वजह से वो बेंडिंग अगर हुई तो वहाँ पर मोड कपलिंग होगी, मोड्स की मिक्सिंग हो जाएगी, इन्हें एनर्जी किसी और फॉर्म में प्रोपेगेट होनी चाहिए थी लेकिन हो किसी और फॉर्म में रही है, उसको बोलते हैं मोड कपलिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट टर्न पे क्लियर है ना बच्चों, जल्दी से बताओ। सर एक बार स्टेप इंडेक्स वाला पेज दिखा दीजिए। इसको शुरू भी नहीं करा मैंने अभी, वो मैं कल शुरू करूंगा। स्टेप इंडेक्स वाला और स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है वो मैं कल शुरू करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको मोड कपलिंग बताई, है ना, Yes, और sir. मोड्स बताई, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, फिर आप वहाँ से उस चीज़ को एक बार और ओके सर। विजुअलाइज कर लेना, ठीक है।